कौन सा टॉपिक चल रहा था? मियोसिन और नियोसिन, चतुर्थ कल्प जीवी। चतुर्थ जीवी कल्प से शायद ये बचा हुआ था, बोले थे कि 10-15 मिनट का समय और लगेगा। इसमें कौन कौन सा कितना पीरियड है? पीरियड कितना है? कौन कौन सा है? प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन है ना, यही दो बचा हुआ था। प्लिस्टोसिन में, उत्तरी गोलार्ध में, इस काल में, प्लिस्टोसिन काल में चादर से ढक गया था लगभग पूरा जमीन। बर्फ चादर से, बर्फ से पूरा ढक गया था, प्लिस्टोसिन काल की बात है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों में। दोनों जगह। और जो ढक गया था, इसको अलग अलग काल है, अलग अलग स्थान है, जिसका नाम गुंज मिंडेल रिशबोर्म के नाम से जाना जाता है। स्टेट के नाम पर ही लोग का नाम दे दिया गया है। तो आज हम लोग करेंगे क्या? चतुर्थ जीवी कल्प क्वाटरनरी युग में प्लिस्टोसिन। सबसे पहले क्या देखेंगे? प्लिस्टोसिन पीरियड। लिखिए इसके बारे में, प्लिस्टोसिन पीरियड। सबसे पहले चतुर्थ जीव कल्प के बारे में 2 लाइन लिखे। लिख लिए प्लिस्टोसिन पीरियड, कोई बात नहीं, उसको लगा दीजिए। चतुर्थ जीव कल्प का आरंभ, चतुर्थ जीव कल्प का आरंभ आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। चतुर्थ जीव कल्प का आरंभ, चतुर्थ जीव कल्प का आरंभ उत्तरी गोलार्ध में ठंडी जलवायु के आविर्भाव, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी जलवायु के आविर्भाव आविर्भाव से हुआ। ठंडी जलवायु के आविर्भाव से हुआ। कह रहा है कि चतुर्थ जीव कल्प का जो आरंभ हुआ है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन सा महादेश है? उत्तरी गोलार्ध के महादेश का नाम बताएं। हाँ, अच्छा। हाँ, मैप देखिए, मैप ऐसे मत बोलिए। उत्तरी अमेरिका है ना, यूरोप हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध के ठंडी जलवायु का मतलब है कि बर्फ चादरी। ठंडी जलवायु का मतलब क्या हुआ? ठंडी जलवायु का मतलब क्या हुआ? वायु, वातावरण और वायुमंडल, और कहने का मतलब ये हुआ कि वायुमंडलीय दशाएं हैं दूसरी विपरीत दिशा में है। वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा लैंड ज्यादा है, पता है ना? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जमीन जो है ना ज्यादा है, लैंड ज्यादा है। तो कह रहा था कि ठंडी जलवायु के आविर्भाव के साथ ये आरंभ होता है, जिसका फलस्वरूप होता ही है, परिणाम स्वरूप ये होता है कि वहां की जो जितनी भी लैंड एरिया था, बर्फ चादर से ढक गया था। ठीक ना, लिखे आगे।
हिमालय के नीचे उतरने वाली हिम नदियां हिमालय के नीचे उतरने वाली हिम नदियां मतलब जब बर्फ से ढक गया था तो वो जो फ्लो चल रहा था बर्फ का, वही होती है हिम नदियां। और उसी से तो भी गंगा वगैरह भी निकलती है ना। गंगा भी तो आती है, तो पहले तो बहुत सारे नदियों का मिलन होता है, वो बर्फ भी चलता है उसमें, उसके बाद धीरे धीरे आकर के बहुत सारा नदी मिलती है इसमें। एक तो नदी है नहीं कि गंगा निकल गई डायरेक्ट वहां से, भागीरथी के नाम से निकलती है, फिर धीरे धीरे चलते चलते सभी नदियों का मिलन होते हुए तो बाद में गंगा के नाम से वो जानी जाती है, ठीक ना। तो बर्फ चादरी से ढक गया था। हिमालय के नीचे उतरने वाली हिम नदियों ने अपने निक्षेप काफी नीचे तक फैला दिया था, काफी नीचे तक फैला दिया था। हिमालय की हिम नदियों के चिन्ह हिमालय के हिम नदियों के चिन्ह हिमालय के हिम नदियों के चिन्ह शिलापिंडों शिलापिंडों शिलापिंड मतलब पत्थर का जो चट्टान है ना, उसकी बात कर रहा है। शिलापिंडों, खरोचदार पिंडों, खरोचदार पिंडों। अब इस तरह का मान ले कोई चट्टान है और इसमें इस तरह का खरोच आ जाता है चलते चलते, ठीक ना। खरोचदार पिंडों तथा हिमोड़ों में मिलते हैं। हिमोड़ों में मिलते हैं। हिमोड़ हिमोड़ यही होता है, वो डेब्रिस जो होता है, वेदर्ड प्रोडक्ट जो होता है, लुढ़का करके जो बर्फीली चट्टान को लाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? हिमोड़ कहलाता है। हिमोड़ों में मिलते हैं। इस क्रम के चट्टाने इस क्रम के चट्टाने कश्मीर घाटी में करेवा तथा कश्मीर घाटी में करेवा तथा उत्तरी मैदान में कांप के रूप में पाई जाती है। कांप, उत्तरी मैदान की बात अगर करते हैं तो किस मैदान की बात हो रही है? हाँ, उसके नीचे उत्तरी मैदानों में कांप के रूप में मिलती है। कांप होता है, ये दलदलीय क्षेत्र है मान के चलते हैं, बताएंगे आगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। भारत के तटीय भागों में भी प्लेस्टोसीन युग के निक्षेप मिलते हैं। भारत के तटीय भागों में भी प्लेस्टोसीन काल के निक्षेप मिलते हैं। भारत के नदियों में भी प्लेस्टोसीन काल के निक्षेप मिलते हैं। उड़ीसा में चिल्का झील तथा गुजरात में कच्छ का रण उड़ीसा में चिल्का झील तथा गुजरात में कच्छ का रण प्लेस्टोसीन काल में ही निर्मित हुए हैं। उड़ीसा में चिल्का झील तथा गुजरात में कच्छ का रण प्लेस्टोसीन काल में ही निर्मित हुए हैं। आज जो चिल्का झील हम लोग देख रहे हैं, या कच्छ गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट होता है,
वो सब इसी युग में बना है। इसका मतलब है कि चतुर्थ जीवकल्प में बना है और सबसे नया है ना, सबसे नया है ये। पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में भी, पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में भी पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में भी प्लीस्टोसिन युग के निक्षेप मिलते हैं। नेक्स्ट इज होलोसिन। प्लीस्टोसिन युग के निक्षेप मिलते हैं, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में भी बता रहा है। नेक्स्ट में होलोसिन, किसका? यही यही लिखा रहे थे। हाँ, क्योंकि ये दो भागों में बटा है ना, चतुर्थ जीवकल्प क्या है, दो भागों में बटा है, मतलब दो काल में बटा है। पहला काल क्या है, प्लीस्टोसिन, और दूसरा काल क्या है, होलोसिन। ठीक है, अब नेक्स्ट होलोसिन के बारे में लिखेंगे। इन चट्टानों के निर्माण आज से लगभग, इन चट्टानों के निर्माण आज से लगभग ऐसे है, ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व, आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसिन युग के अंत के बाद शुरू हुआ। प्लीस्टोसिन युग के अंत के बाद, प्लीस्टोसिन युग के अंत के बाद शुरू हुआ। मतलब प्लीस्टोसिन युग का जब अंत हो रहा था, प्लीस्टोसिन काल का समाप्ति चल रही थी, समाप्त होने जा रहा था, उसके बाद ये काल का स्टार्ट होता है। इसका मतलब 10 लाख वर्ष के, और इधर ही है ये। और निर्माण का यह क्रम आज तक जारी है, और निर्माण का यह क्रम और निर्माण का यह क्रम आज तक जारी है। इस काल में गंगा, महानदी, गोदावरी, इस काल में गंगा, महानदी, गोदावरी, इस काल में गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, पेरियार, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, नर्मदा, ताप्ती, आदि नदियों ने अपने मुहाने पर, आदि नदियों ने अपने मुहाने पर बड़े मात्रा में कांप का निक्षेप किया। बड़े मात्रा में कांप का निक्षेप किया, कांप।
करेवा फॉर्मेशन देख रहे हैं ये वाला, ये जो है एक तरह का निक्षेपित पदार्थ है, मिट्टी है, यहाँ केसर वगैरह उपजाऊ होता है ये। क्या लिखे अभी तक? निक्षेपित किया है कई तटीय स्थानों पर, कई तटीय स्थानों पर बालुका स्तूप, बालुका स्तूपों का जमाव हुआ है, बालुका स्तूपों का जमाव हुआ है, बालुका स्तूपों का जमाव हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में काष्ठ प्रदेश जैसे, काष्ठ प्रदेश जैसे, काष्ठ प्रदेश जैसे दृश्यावली देखने को मिलती है, दृश्यावली देखने को मिलती है। नेक्स्ट में एक मोटा हेडिंग देना है, हिमालय पर्वत के उत्पत्ति तथा विकास, हिमालय पर्वत के उत्पत्ति तथा विकास किस काल में, किस किस काल में हुआ है, क्योंकि एक काल में हिमालय नहीं बन गई है, ठीक ना। तो कुछ विद्वान हमारे यहाँ, कुछ स्कॉलर जो हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि ये 4 टर्म में हुआ है, 4 बार इसका उत्थान हुआ है। कुछ लोग बताते हैं कि 3 बार उत्थान हुआ है, तीनों का अलग अलग समय है, ठीक ना। लिखिए, हिमालय का उत्पत्ति एवं विकास, किस किस काल में हिमालय भूगर्भिक हलचल के कारण उत्थान हुआ था हिमालय में, और किस किस काल में नहीं हुआ था। तो मेनी माइंड मेनी वर्ड, जितने लोग आए हैं अपने अपने परिभाषित करके गए हैं। लिखिएगा फर्स्ट में, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तथा विकास। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तथा इसके विकास के संबंध में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तथा इसके विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तथा इसके विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लगभग सभी विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि लगभग सभी विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि हिमालय पर्वत का जन्म प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, हिमालय पर्वत का जन्म प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में हिमालय पर्वत का जन्म प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित टेथिस सागर, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित टेथिस सागर में जमे हुए अवसादों के, टेथिस सागर में जमे हुए अवसादों के भूगर्भिक हलचल के कारण उत्थान का प्रतिफल है।
उत्थान का प्रतिफल है। इन अवसादों का उत्थान किसी एक काल में इन अवसादों का उत्थान किसी एक काल में नहीं हुआ है, बल्कि विभिन्न कालों में विभिन्न कालों में विभिन्न समय पर उत्थित भूखंड के रूप में हुआ है। उत्थित भूखंड, उत्थित भूखंड के रूप में हुआ है। परंतु उत्थान की प्रक्रिया, उत्थान के समय, उत्थान की प्रक्रिया, उत्थान के समय तथा उत्थान करने वाली शक्तियों के संबंध में उत्थान करने वाली शक्तियों के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। हिमालय की उत्पत्ति तथा उत्थान के संबंध में, इसी में लिखना है, हिमालय की उत्पत्ति तथा उत्थान के संबंध में जिन विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं, जिन विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं, उनमें डीएन वाडिया, एमएस कृष्णन, डीएन वाडिया, एमएस कृष्णन, ईएच पॉस्को, ईएच पॉस्को आदि का नाम उल्लेखनीय है। पॉस्को विद्वान का नाम है, ईएच पॉस्को आदि का नाम उल्लेखनीय है। अब एक सब हेडिंग डालिएगा, हिमालय का प्रथम चरण, हिमालय निर्माण का प्रथम चरण। हिमालय निर्माण का प्रथम चरण, पहला चरण इसका कहां से स्टार्ट होता है, ठीक ना? ये तो मुझे पता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक टेथिस सागर था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में, और वो भी चारों तरफ से पैंथालासा सागर से घिरा हुआ था, जो कि प्रशांत महासागर का आज को निर्देशित करता है, ठीक ना? तो उसी टेथिस सागर में जमे हुए अवसाद के उत्थान से हुआ है। लेकिन पहला चरण कब स्टार्ट हुआ है, दूसरा चरण कब, तीसरा चरण कब, हिमालय कब बनी, लघु हिमालय कब बना, शिवालिक कब बना, ये तमाम चीज एक बार में हुई नहीं। तो तीनों काल का अलग अलग पीरियड है। कोई विद्वान 4 बार में बताते हैं, कोई 3 बार में बताते हैं।
तो पहला हिमालय का जो हिमालय निर्माण का प्रथम चरण में हम लोग देखेंगे कि कब स्टार्ट हुआ है। लिखिए, हिमालय के निर्माण का प्रथम चरण में हिमालय के निर्माण के प्रथम चरण में महान हिमालय का निर्माण हुआ। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय का निर्माण हुआ। ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मतलब भारत के विख्यात भूगर्भ शास्त्री, भारत के विख्यात भूगर्भ शास्त्री डीएन वाडिया, भारत के महान भूगर्भ शास्त्री डीएन वाडिया, डीएन वाडिया के अनुसार आज से लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में, आज से लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में आज से लगभग 12 करोड़ वर्ष क्रिटेशियस काल या क्रिटेशियस युग में हुआ। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार अन्य विद्वानों के अनुसार हिमालय के निर्माण का प्रथम चरण लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व पूरा हो चुका था। हिमालय के निर्माण का प्रथम चरण लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व पूरा हो चुका था। हिमालय निर्माण का द्वितीय चरण, हिमालय निर्माण का द्वितीय चरण इस चरण में लघु अथवा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। इस चरण में इस चरण में लघु अथवा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। इस चरण में लघु अथवा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना आज से लगभग यह घटना आज से लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसिन युग में हुई। मायोसिन युग में 2.5 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसिन युग में हुई। पहला चरण क्रिटेशियस, दूसरा चरण मायोसिन। मायोसिन युग में हुई। महान हिमालय के निर्माण के बाद महान हिमालय के निर्माण के बाद
इस श्रेणी का जल नदियों के रूप में बहने लगा। महान हिमालय के निर्माण के बाद इस श्रेणी का जल नदियों के रूप में बहने लगा। नदियां अपने जल क्या चीज, महान हिमालय, नदियां महान हिमालय के निर्माण के बाद इस श्रेणी का जल नदियों के रूप में बहने लगा। नदियां अपना जल इस महान हिमालय के दक्षिण में स्थित नदियां अपना जल इस महान हिमालय के दक्षिण में स्थित टेथिस सागर के अवशिष्ट भाग में टेथिस सागर के अवशिष्ट भाग में प्रवाहित करने लगी। टेथिस सागर के अवशिष्ट भाग में प्रवाहित करने लगी तथा वहां पर बड़ी मात्रा में अवसाद का निक्षेप किया। निक्षेप की यह प्रक्रिया बिना किसी अवरोध के चलती रही। निक्षेप की यह क्रिया बिना किसी अवरोध के चलती रही। इसके पश्चात उत्तर की ओर से अंगारा लैंड का भी स्थापन हुआ। उत्तर की ओर से अंगारा लैंड का भी स्थापन हुआ तथा अवशिष्ट टेथिस सागर में अवशिष्ट टेथिस सागर के नीतल में बलन पड़ने लगे। टेथिस सागर के नीतल में बलन पड़ने लगे और उसका उत्थान हुआ। इस प्रकार महान हिमालय के समानांतर लघु हिमालय का निर्माण हुआ। इस टेथिस सागर के अवशिष्ट भाग में कई जीव जन्म ले चुके थे। जिनका अवशेष लघु हिमालय के चट्टानों में मिलते हैं। जिनका अवशेष लघु हिमालय के चट्टानों में मिलते हैं।
लघु हिमालय के ऊपर उठने के साथ साथ, लघु हिमालय के ऊपर उठने के साथ साथ महान हिमालय और भी ऊपर उठ गया। लघु हिमालय के ऊपर उठने के साथ साथ महान हिमालय और भी ऊपर उठ गया। हिमालय निर्माण का तृतीय चरण। आप लोग को पता है ना कि हिमालय के उस साइड, मतलब जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, वहां भी 3 पर्वत श्रेणियां हैं और इधर भी दक्षिण में भी 3 श्रेणियां हैं। हिमालय निर्माण का तृतीय चरण, यह हिमालय के निर्माण का अंतिम चरण माना जाता है। यह हिमालय के निर्माण का अंतिम चरण माना जाता है। इस चरण में बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक का निर्माण हुआ। इस चरण में बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक का निर्माण हुआ।
ट्रांस हिमालय के उत्तर में भी 3 पर्वत श्रेणियां हैं। काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। कितना है? काराकोरम यहाँ पे है, लद्दाख है और जास्कर है। फिर ग्रेट हिमालय बीच में आता है। ठीक है, क्या है? ग्रेट हिमालय। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शिवालिक को बाह्य हिमालय क्यों कहा जाता है? बाह्य हिमालय, कोई जवाब देंगे इसका? शिवालिक जो है, अभी लिखा रहते ना कि तृतीय चरण हिमालय निर्माण का तृतीय चरण में बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ, अर्थात इसका निर्माण हुआ है, यही ना? शिवालिक का निर्माण हुआ है। इसको बाह्य हिमालय क्यों कहते हैं? बाह्य हिमालय का मतलब है तो फिर ये होना चाहिए, बाहर वाला तो यही होगा ना। इसको क्यों हो रहा है फिर? ये क्यों हो रहा है? बाह्य हिमालय इसको क्यों कहेंगे? अभी तो हिमालय की साइड की बात हम कर रहे हैं ना। अंगारा लैंड उस साइड है, अंगारा लैंड किधर है? उधर। और गोंडवाना लैंड इधर है। तो हम लोग गोंडवाना लैंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो उधर को तो अभी नहीं देख रहे हैं ना, अभी तो हम इधर देख रहे हैं कि हिमालय के निर्माण के बाद दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो तीसरा चरण में शिवालिक की बात करता है और शिवालिक को वाय हिमालय कह रहा है। वाय हिमालय होना चाहिए क्या ये? इसका कैसे? लेकिन ये इंडिया के मैप में देखिएगा तो कहां पे आता है ये? मिलने की बात नहीं है। बाह्य हिमालय का मतलब होता है, बाह्य का मतलब क्या होता है? आउटर सेट, आउटर सरफेस, आउटर भाग। बाह्य का मतलब क्या हुआ कि बाहर वाला भाग, यही होगा ना। शिवालिक को बाह्य हिमालय कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? ये तो और अंदर है, ये तो भारत के और अंदर है सबसे। इसको बाह्य हिमालय क्यों कहेंगे? बाह्य हिमालय, हिमालय अगर हमको कहना चाहिए भी था तो बाह्य हिमालय सब हो जाता, हिमालय के बाहर वाला भाग है ये। लेकिन हम शिवालिक को ही बाह्य हिमालय कह रहे हैं। क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, उसका आउटर हो जाएगा। ऐसे इस चीज को ऐसे समझिए, चाप होता है ऐसा ना, सेमी सर्कल ऐसा ही होता है ना, सेमी सर्कल ऐसा ही होता है ना। इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो इससे रिलेटेड हम जितना भी और निकालते जाएंगे तो ये तो इंटरनली हो जाएगा, ये बाय हो जाएगा ना। तो हिमालय को चापाकार है, धनुषाकार है वो, इस तरह से है ना हिमालय। इसका सेंटर पॉइंट इधर यहाँ है। तो पहला चरण में हिमालय, दूसरा चरण में लघु हिमालय, तीसरा चरण में शिवालिक। इसका मतलब बाय तो यही होगा ना, बाय तो यही होगा ना। सेमी सर्कल की अगर बात करते हैं तो इंटरनली तो ये हो जाएगा, अंतर्मुखी तो यही होगा ना, ग्रेट हिमालय। उसके बाद वाला लघु हिमालय होगा, वो भी क्या होगा? उससे बाहर होगा। और सबसे लास्ट में जो शिवालिक होगा वो तो बाह्य हिमालय ही कहलाएगा। कोई दिक्कत? इसीलिए शिवालिक को क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, और यही रेंज है पूरे भारत के नक्शा में। देखेंगे आप, एटलस निकाल करके देखिएगा, इधर हिमालय पर्वत के भी उधर 3 और इधर भी 3। ठीक है, लिखिए आगे। अनुमान है कि शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण अनुमान है कि शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसिन युग में हुआ।
लघु हिमालय के निर्माण के पश्चात लघु हिमालय के निर्माण के पश्चात अनुमान है कि छूट गया आपका, अनुमान है कि शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसिन युग में हुआ। लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसिन युग में हुआ। लघु हिमालय के निर्माण के पश्चात लघु हिमालय के निर्माण के पश्चात उसका जल उसके दक्षिण में उसके समानांतर प्रवाहित होने वाली उसका जल उसके दक्षिण में उसके समानांतर प्रवाहित होने वाली इंडो ब्रह्म नदी के रूप में इंडो ब्रह्म नदी, उसके दक्षिण में उसके समानांतर प्रवाहित होने वाली इंडो ब्रह्म नदी या ऐसे इंडो ब्रह्म नदी इंडो ब्रह्म नदी के रूप में बहने लगा। भूगर्भीय हलचलों के कारण भूपृष्ठ में फिर एक बार भारी परिवर्तन हुआ। भूगर्भीय हलचलों के कारण भूपृष्ठ में फिर एक बार भारी परिवर्तन हुआ और इंडो ब्रह्म नदी का तल लगभग 1500 मीटर ऊंचा उठ गया। इस प्रकार लघु हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर लघु हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर एक अन्य श्रेणी का जन्म हुआ। दक्षिण में उसके समानांतर एक अन्य श्रेणी का जन्म हुआ जिसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक का निर्माण करने वाली चट्टानों के बालू, कंकड़ तथा पत्थर की परतें बड़ी मात्रा में मिलती है। बालू, पत्थर, कंकड़ की परतें बड़ी मात्रा में मिलती है। शिवालिक पहाड़ियों के साथ ही पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का भी इसी युग में निर्माण हुआ। शिवालिक पहाड़ियों के साथ ही पीर पंजाल
पर्वत श्रेणी का भी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का भी इसी युग में निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। चेंज द पैराग्राफ। भारत के विश्व विख्यात भूगर्भ शास्त्री, भारत के विश्व विख्यात भूगर्भ शास्त्री एम.एस. कृष्णन ने भारत के विख्यात भूगर्भ शास्त्री एम.एस. कृष्णन का विचार है कि हिमालय के निर्माण का कार्य एम.एस. कृष्णन का विचार है कि हिमालय के निर्माण का कार्य 4 चरणों में पूरा हुआ। चार चरणों में पूरा हुआ। बहुत सारे विद्वान ने कितने चरण में, बाडिया साहब कितने बारे में बोले हैं? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। वहीं एक एम.एस. कृष्णन है जिन्होंने बताया है कि हिमालय पर्वत के निर्माण जो है ना 4 काल में संपन्न हुआ है। ठीक ना? तो लिखिएगा पहला में उनके अनुसार प्रथम चरण, प्रथम चरण सिर्फ लिखेगा ऐसे, प्रथम चरण। प्रथम चरण 11 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में, 11 करोड़ वर्ष पूर्व द्वितीय चरण 11 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में। दूसरा चरण 6 करोड़ वर्ष पूर्व इओसिन युग में, इओसिन। दूसरा चरण कौन, कितना? 6 करोड़ वर्ष पूर्व इओसिन। ये हुआ क्रिटेशियस और ये इओसिन। तीसरा चरण इओसिन तो लिख दिए है ना वहां पे। तीसरा चरण 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसिन। तीसरा चरण में तीसरा 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व। तीसरा चरण 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसिन युग में, मायोसिन। ये याद जरूर रखिएगा, क्रिटेशियस, इओसिन, मायोसिन। एंड चतुर्थ चरण 10 लाख वर्ष पूर्व। चतुर्थ चरण 10 लाख वर्ष पूर्व। 11 करोड़, 6 करोड़, 2.5 करोड़ और 10 लाख में बदल गए यहाँ पे आकर के। ठीक ना? प्लीस्टोसिन युग में। कब? प्लीस्टोसिन युग में। ठीक है? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे कौन सा है? चट्टान, रॉक्स।
ये न्यू टॉपिक है। रॉक्स। कहा जाता है कि चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें और जीवावशेष उसकी पृष्ठ होती है। अर्थात चट्टान जो है ना, चट्टान को अध्ययन करके हम उसके इतिहास को समझ सकते हैं। ये चट्टान कैसे बना था, क्या था उसमें, और उसमें मिलने वाला जो जीवावशेष होता है, जीवांश जो होता है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ उस समय जब चट्टान बन रही थी तो किस प्रकार के जीव की उत्पत्ति थी, या किस प्रकार जीव वहां था उस समय, और कितना पुराना है ये चट्टानें। समझ में आ रहा है? चट्टान क्या होता है? भूगर्भिक इतिहास की पुस्तक है ये, और जीवावशेष उसका पृष्ठ होता है, मतलब उसका पेज है जिसका अध्ययन करके हम उसके इतिहास को समझ सकते हैं। अगर हम हिमालय पर्वत के इतिहास को समझना चाहते हैं तो उसके चट्टानों को अध्ययन करना होगा। हमें क्या करना होगा? चट्टानों का अध्ययन करना होगा। जो अभी पिछले टॉपिक में हम लोग जो कवर किए हैं वो क्या कवर किए हैं? यही कवर किए हैं ना, कि किस युग में कौन सा चट्टान किस तरह से बना था, यही था ना। तो अगर हम इसके इतिहास को समझना चाहेंगे, हिमालय पर्वत के इतिहास को समझना चाहेंगे, तो हमको हिमालय पर्वत के चट्टान को समझना होगा, क्योंकि वही चट्टान एक पुस्तक के रूप में हमें कार्य को प्रगति पर ले जाएगा, और उसमें जो पाए जाने वाला जीवावशेष है ये मुझे बताएगी कि किस काल में बना था, ये कितना पुराना चट्टान है, कौन कौन से एलिमेंट इसमें है, कौन कौन से मिनरल्स इसमें है, और एलिमेंट्स और मिनरल्स मिला करके कंपोजिशन मिलाकर क्या होता है, वो चट्टान का निर्माण करता है। पता है ना? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि चट्टान, आखिर चट्टान होता क्या है, चट्टान क्या है, ये कितने तरह के होता है, फॉर्मेशन इसका किस प्रकार होता है, चट्टान का निर्माण कैसे होती है। पूरे पृथ्वी के निर्माण में जिस एलिमेंट का जितना योगदान है, क्या वही सभी एलिमेंट, वही सभी तत्व का योगदान पृथ्वी के भूपरपट्टी के निर्माण में भी है, या अलग अलग है? सभी तत्व जो पृथ्वी के पूरे तत्व जो बनाया है, पूरा तत्व मिलकर के जो पूरे पृथ्वी को बनाया है, क्या वही तत्व, टोटल वही तत्व मिलाकर के भूपरपट्टी का निर्माण भी किया है? पूरा अर्थ की बात करते हैं, पूरा अर्थ। तो सबसे पहले जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है ना, पूरा पृथ्वी में हम लोग बताए थे, आप लोग को पढ़ाए भी थे कि 8 एबंडेंट एलिमेंट जो होता है, महत्वपूर्ण एलिमेंट जो है, महत्वपूर्ण तत्व है, 8 है, पूरा पृथ्वी का निर्माण किया था। कौन कौन सा था? हाँ, अच्छा ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो पूरे पृथ्वी की बात करते हैं तो 8 एलिमेंट जो है, उसमें से 4 एलिमेंट, मतलब 4 तत्व ऐसे हैं जो 50% प्लस पृथ्वी का क्या करता है, निर्माण करता है। 4 एलिमेंट मात्र। अभी तो पूरे पृथ्वी की बात हो गई, कितना? संपूर्ण पृथ्वी की बात हो गई। अब इसका लिथोस्फीयर भी है, क्रस्ट भी है, जिसकी मोटाई लगभग कितनी है? सपोज दैट, मान लिया पूरे पृथ्वी है, ऊपर क्या है, ये क्रस्ट है। इसका थिकनेस कितना होता है लिथोस्फीयर का? 200 किलोमीटर डेप्थ, जिसमें क्रस्ट भी इंक्लूड है ना? यही हम लोग देखे थे ना। तो इसी का जो मटेरियल होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसका? इस लिथोस्फीयर का, इस क्रस्ट का जो मटेरियल होता है वो चट्टान कहलाता है। नॉर्मली उसको क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो पूरे पृथ्वी के निर्माण में जितने तत्व थे, इसका मतलब है कि लिथोस्फीयर के निर्माण में भी वही सब तत्व होंगे, या अंतर भी हो सकता है? कुछ तत्व का अंतर हो सकता है, उसकी परसेंटेज का अंतर हो सकता है, लेकिन मिला जुला करके अगर बात की जाए तो बहुत सारा तत्व भूपरपट्टी का निर्माण भी किए हैं, वही वाले जो पूरे पृथ्वी को निर्माण किए थे। लेकिन परसेंटेज में उसका क्या है? वेरिएशन है, अंतर है। हो सकता है यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा हो, वहां आयरन ज्यादा था, तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगा। भूपरपट्टी में क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगा।
और चट्टान हम किसको कहते हैं? तो इसी लिथोस्फीयर, ये जो थिकनेस है 200 किलोमीटर, इसी का मेटेरियल, इसी का जो सामग्री है, उसको छोटे रूप में हम क्या कहेंगे? उसको चट्टान कहेंगे। समझ आ रहा है? ये सब तो मुझे पता था आप लोग को। सबसे पहले देखते हैं चट्टान बनता कैसे है। कि मेरा पिछले वीडियो ऑडियो चल रहा है, क्योंकि आवाज तो मेरा ही है। तो चट्टान क्या होता है, कैसे बनता है? पहले दो तत्व जब आपस में मिलते हैं, तो दो तत्व आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड क्या कहलाता है? वो मिनरल्स कहलाता है। अभी तो लिखे हैं, दो तत्व जब मिलते हैं, when two elements of the earth is organized, that form minerals। और जब दो मिनरल्स मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। इसका मतलब है कि चट्टान जो है, तत्व और खनिज के मिश्रण का क्या है? एक सम्मिश्रण है। सॉलिड रूप कह सकते हैं, ठोस आकार है ये। इसको लिखते जाए आप लोग। चट्टान जो है तत्व है, तत्व से मिनरल बना, मिनरल से चट्टान बना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पूरे पृथ्वी में कौन कौन सा एलिमेंट पहले है, ठीक ना? चूंकि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है तत्व ही है। समझ में आ रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है पूरे पृथ्वी की बात करते हैं तो कौन सा है? तत्व है। उसके बाद मिनरल्स आता है, मिनरल्स के बाद चट्टान आता है। तो मिनरल्स का एक ग्रुप होता है, मिनरल्स का एक ग्रुप होता है। और वो ग्रुप किस तरह के चट्टान का निर्माण करेंगे, उसको मिनरल्स, रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स बोला ही जाता है। क्या बोला जाता है? रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए ये सब, कि तत्व, तत्व से मिनरल्स, मिनरल से चट्टान बनता है। अच्छा, टोटल एलिमेंट होल अर्थ का और टोटल एलिमेंट अर्थ क्रस्ट का आप लोग के पास लिखा होगा, सभी के पास है ना? आप लोग, आपके पास है? तो हम बताए हैं कि एलिमेंट कितना, आपके पास नहीं है? अच्छा ठीक है, कर देते हैं। इसको लिखते जाइए। इंग्लिश में ही लिखने की कोई दिक्कत नहीं है ना? आयरन अगर लिख देते हैं, मैग्नीशियम लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी में भी वही लिखना होगा हमको। कोई दिक्कत तो नहीं? मैग्नीशियम नहीं? कितना है एल्युमिनियम, कितना है? पूरे पृथ्वी में एल्युमिनियम की मात्रा आप 4 नंबर पर ले आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का नंबर जो आता है 8वां पोजीशन पे आता है, पूरे पृथ्वी की बात करते हैं तो।
मैग्नीशियम, क्या चीज, कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ, ये तत्व है। पूरे पृथ्वी जो बना है, यही 8 तत्व से ज्यादातर, प्रियोरिटी इसका क्या, यही 8 तत्व से लगभग बना है, जिसमें 4 एलिमेंट बताएंगे आपको। 50% पृथ्वी का निर्माण करता है ये। ठीक है ठीक है ठीक है। निकेल, 35%, 30%। सिलिकॉन कितना है? 18%, नहीं 15% है। 13%। 1.9। 1.1%। ये पूरे पृथ्वी में ये 8 एलिमेंट है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, ये 4 एलिमेंट जो है, 50% पूरा रहा है क्या नहीं, या ज्यादा? कितना हो रहा है मिला करके? 4 एलिमेंट कितना परसेंट लगभग? 90%। हाँ, जोड़िए ना, यही तो है। नब्बे या 99? कितना परसेंट पूरा है? कितना? 93, अप्रोक्सीमेटली 90+। ध्यान रखना है कि पूरे पृथ्वी के निर्माण में और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, कौन सा होता है? एलिमेंट होता है, तत्व होता है, ठीक ना, छोटी सामग्री है। और ये 4 एलिमेंट, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिर्फ 4 एलिमेंट ऐसे हैं, सिर्फ 4 तत्व ऐसे हैं जो संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण का 90% का कंट्रीब्यूशन इनका है। कितना है? 90% प्लस यही 4 एलिमेंट मिला करके पूरे पृथ्वी बना है। समझ में आ रहा है? इसके बाद फिर अगर बात करते हैं कि किसका, अर्थ क्रस्ट का। अर्थ क्रस्ट मतलब ऊपर पट्टी का, मतलब जो लिथोस्फीयर था उसकी बाहरी भाग में, उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहला नंबर में क्या आ जाएगा? उसके बाद फिर कितना परसेंट? वो तो 46% है। उसके बाद एल्युमिनियम के बाद कौन सा आता है? आयरन एंड मैग्नीशियम।
46%, 28%। दोनों को गौर कीजिएगा थोड़ा सा। ये अर्थ क्रस्ट का निर्माण करता है। वहां भी 4 एलिमेंट, वहां भी 4 तत्व 90% प्लस पूरे पृथ्वी का निर्माण कर रहा था, और यहाँ भी 4 तत्व भूपर्पट्टी का लगभग 90% प्लस ले जा रहा है ना। यहाँ भी लगभग निर्माण कर रहा है। लेकिन 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि भूपर्पट्टी की बात करते हैं तो पोटेशियम और सोडियम, और यहाँ क्या है, कैल्शियम और एल्युमिनियम, दोनों में अंतर है। मतलब भूपर्पट्टी में 2 अलग तत्व है, दूसरे ढंग का है, जो कि पूरे पृथ्वी में उसका योगदान लगभग नहीं है, बराबर है। लेकिन भूपर्पट्टी में उसका योगदान जितना भी है कम परसेंटेज भी है, कम परसेंटेज ही हो, लेकिन उसका योगदान है। तो पहले इस चीज को समझिए, इसको लिख लिया है ना, हो गया। तो ये तो पूरे पृथ्वी का 8 एलिमेंट और भूपर्पट्टी का ये टोटल 8 एलिमेंट। इसका मतलब है कि चट्टान का अगर निर्माण होगा तो इसी सब एलिमेंट से होगा ना। और चट्टान का निर्माण में जब सबसे छोटा पार्ट होगा वो तत्व ही होगा, क्योंकि 2 तत्व मिला करके मिनरल्स बनाता है और 2 मिनरल्स मिला करके चट्टान बनाता है। यही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो भूपर्पट्टी का मिनरल्स से हम लोग देखेंगे कि किस तरह का मिनरल्स है, सॉरी ये एलिमेंट है, तत्व है। उसके बाद फिर ये मिनरल्स बनाता है। इसका मतलब है कि हम तत्व हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन सा तत्व है और कौन कौन सा तत्व का योगदान ज्यादा है, कौन कौन सा तत्व का योगदान बहुत कम है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इसका मिनरल्स भी होता है। तो जो तत्वों को 2 तत्व को मिला करके जो मिनरल्स होता है उसका ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि मिनरल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। और वो 4 इंपॉर्टेंट मिनरल ग्रुप है जिसको लिखेंगे हम लोग। ये सब लिख लिए ना, चट्टान हेडिंग डाल करके ये सब लिख के चले गए ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि मिनरल्स ग्रुप, खनिज समूह, खनिज समूह, खनिज समूह हेडिंग दे दिए हैं। संपूर्ण पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी की तत्वों के ऊपर दृष्टिपात करने पर, दृष्टिपात मतलब देखने के ऊपर, उपरांत संपूर्ण पृथ्वी की तत्वों के ऊपर दृष्टिपात करने पर हम यह पाते हैं कि 8 महत्वपूर्ण तत्वों में से 8 महत्वपूर्ण तत्वों में से मात्र 4 तत्व, मात्र 4 तत्व
आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मात्र 4 तत्वों, पूरा सेंटेंस बोलेंगे, मात्र 4 तत्वों मिलकर पृथ्वी का 90% प्लस भाग का निर्माण करता है। 4 तत्व मिलकर पृथ्वी का 90%, लगभग 90% भाग का निर्माण करता है। नब्बे परसेंट भाग का निर्माण करता है। वहीं अगर भूपर्पट्टी की बात की जाए तो, वहीं अगर भूपर्पट्टी की बात की जाए तो 8 महत्वपूर्ण तत्वों में से 8 महत्वपूर्ण तत्वों में से 4 तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड आयरन, 4 तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, आयरन पृथ्वी के भूपर्पट्टी का 90% भाग का निर्माण करता है। नब्बे परसेंट भाग का निर्माण करता है। पैराग्राफ चेंज। जब इन सभी तत्वों का आपस में संयोजन होता है, जब इन सभी तत्वों का आपस में संयोजन होता है, पेन गिरा हुआ है, जब इन सभी तत्वों का आपस में संयोजन होता है तब खनिज की उत्पत्ति होती है। तब खनिज की उत्पत्ति होती है। जो विभिन्न समूहों में, जो विभिन्न समूहों में पाए जाते हैं, जो विभिन्न समूहों में पाए जाते हैं, चार महत्वपूर्ण खनिज समूह चार महत्वपूर्ण खनिज समूह जो चट्टान के निर्माण में अपना पूरा योगदान देते हैं, अपना पूरा योगदान देते हैं, वे हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट, खनिज समूह। पहला में कौन सा है? दूसरा में सिलिकेट,
सिलिकेट और चौथा धातु के ऑक्साइड। ये मिनरल्स ग्रुप है। क्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स ग्रुप है। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स ग्रुप, चट्टान निर्माण के लिए खनिज समूह है ये। क्योंकि मुझे पता है कि दो एलिमेंट्स खनिज, दो खनिज चट्टान, ठीक है। तो ये जो खनिज समूह है, तो विभिन्न समूह से किस किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होगा, ये हम लोग पहले देखेंगे। इसके बाद पहले तो हम लोग ये पता हो गया कि चट्टान होता क्या है, ठीक। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा मिनरल्स ग्रुप है जो चट्टान का निर्माण करता है। और तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे कि चट्टान कितने प्रकार का होता है। चौथा में हम लोग को देखेंगे कि ये चट्टान जो प्रकार के हुए हैं, वर्गीकृत किया गया है, वो किस किस तरह से बने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ, बहुत सारा बेसिस पे हम लोग जाएंगे। तो पहला में कार्बोनेट मिनरल्स ग्रुप है, ये खनिज समूह है। कार्बोनेट मिनरल समूह का लिखेंगे पहला, सॉरी सिलिकेट मिनरल्स ग्रुप लिखेंगे पहला नंबर में, सिलिकेट, कार्बोनेट नहीं, सिलिकेट। सिलिकेट इसमें नहीं लिखा है, हाँ लिखा है सिलिकेट मिनरल्स। सिलिकेट खनिज समूह, सिलिकेट खनिज समूह महत्वपूर्ण चट्टान निर्माणक खनिज है। महत्वपूर्ण चट्टान निर्माणक खनिज है। महत्वपूर्ण चट्टान निर्माणक खनिज है। महत्वपूर्ण सिलिकेट खनिज समूह, महत्वपूर्ण सिलिकेट खनिज समूह निम्नलिखित है। क्वार्टज, क्वार्टज पहला में क्या है, क्वार्टज। क्वार्टज, फेल्डस्पार, क्वार्टज, फेल्डस्पार, फेरोमैग्नीशियम। फेल्डस्पार, फेरोमैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, ये जो हम लिखा रहे हैं क्या है, ये खनिज समूह, खनिज समूह। तो खनिज समूह में पहला क्वार्टज है, दूसरा फेल्डस्पार है, और तीसरा फेरोमैग्नीशियम है।
क्वार्टज का जो निर्माण होता है, इस खनिज समूह का जो निर्माण हुआ है, किसके संयोजन से हुआ है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। लिखते जाएंगे, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिला करके क्वार्टज बना है। क्वार्टज नीचे लिखिए ना, क्वार्टज हेडिंग डालिए क्वार्टज, उसमें लिखाएंगे सेंटेंस दो चार। क्वार्टज, क्वार्टज का निर्माण सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोजन से हुआ है। सामान्यतः यह बहुत कठोर होता है, कठोर होता है। ऑक्सीजन और सॉरी, सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है ना। ध्यान रखेंगे, पहले इस चीज को समझिए। हम पहले आप लोग को बताए हैं पूरे पृथ्वी का तत्व, फिर बताए हैं भूपर्पटी का तत्व, उसके बाद हम बता रहे हैं कि खनिज समूह, और खनिज समूह जो होता है रॉक फॉर्मिंग होता है, रॉक मेकिंग होता है, मतलब चट्टान का निर्माण में खनिज समूह का योगदान होता है। तो सबसे पहले तत्व देखे, फिर खनिज समूह देख रहे हैं ना। और खनिज समूह में हम बताए थे कि दो तत्व से मिलकर बनता है। तो अगर क्वार्टज खनिज समूह है तो इसमें कौन कौन सा तत्व है? दो तत्व, ये दोनों तत्व मिला करके क्वार्टज बनाया, ठीक है। और ये क्वार्टज जो होगा रॉक फॉर्मिंग खनिज है, ये रॉक फॉर्मिंग है मिनरल्स ग्रुप, ये चट्टान का निर्माण करेगा, ठीक है। जिसको क्वार्टजाइट कहते हैं, नाम सुने ना क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट तो चट्टान हो जाएगी, लेकिन क्वार्टज क्या होगा? क्वार्टज क्या होगा? मिनरल्स ग्रुप होगा। ये क्या होगा? मिनरल्स ग्रुप। और उसमें जो पाया जाने वाला तत्व होगा वो होगा सिलिकॉन ऑक्सीजन। क्लियर? लिखिए, जनरली सामान्यतः यह हार्ड और प्रतिरोधक तत्व है, में खनिज है। सामान्यतः यह कठोर और प्रतिरोधक खनिज है। कठोर प्रतिरोधक खनिज है। महत्वपूर्ण चट्टान निर्माणक, महत्वपूर्ण चट्टान निर्माणक सिलिकेट खनिज समूह, सॉरी सिलिकेट खनिज महत्वपूर्ण चट्टान निर्माणक सिलिकेट खनिज समूह का यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरा में फेल्डस्पार के बारे में लिखेंगे। फेल्डस्पार महत्वपूर्ण चट्टान निर्माणक क्या लिखे बता देंगे उनको। हाँ, दूसरा में लिखिएगा फेल्डस्पार। जो नाम पहले सुनते थे ना कि क्वार्टज क्या होता है, फेल्डस्पार क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे सब आ जाएगा क्लियर। फेल्डस्पार, फेल्डस्पार आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सिलिकेट खनिज है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सिलिकेट खनिज है क्योंकि इसका उपयोग
क्योंकि इसका उपयोग चीनी मिट्टी बर्तन बनाने में और ग्लास उद्योग, कांच उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन बनाने और कांच उद्योग में उपयोग किया जाता है। यह एक कमजोर खनिज है यह एक कमजोर खनिज है जिसके कारण यह रासायनिक अपक्षय के फलस्वरूप विखंडित हो जाता है इसका अपघटन हो जाता है, विखंडित हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है केमिकल वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग पढ़ाए हैं ना आप लोग को? नहीं पढ़ाए लगता है? वेदरिंग पढ़ाए हैं आप लोग को? इरोजन एंड वेदरिंग नहीं, सिर्फ हम लिखाए थे इरोजन एंड वेदरिंग। सिर्फ इरोजन होता क्या है, कितना प्रकार होता है, नहीं पर पढ़ाए हैं। वेदरिंग कितने प्रकार का होता है ये नहीं बताए हैं, ठीक ना। इरोजन और वेदरिंग डेनुडेशनल प्रोसेस के अंतर्गत में थोड़ा सा हम हिंट किए थे सिर्फ। अच्छा पूरा हो गया है? अच्छा ये तो फिजिकल है, और केमिकल में है ना, वही लग रहा है कि केमिकल में नहीं करवाया था इस। हाँ अच्छा, उसमें हो गया टोटल? हाँ तो हो गया होगा। तो बेदरिंग, केमिकल बेदरिंग जो होता है हमिड एरिया में, आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है इसका, ठीक ना। तो वहाँ क्या होता है, ये चट्टाने फेल्ड अस्पार जो है रूपांतरित होके क्ले, CLAY, क्ले में बदल जाता है। लिख लीजिए इसको। अपघटन सुनिए, अभी जो लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? विखंडित हो जाता है, अपघटन हो जाता है, और परिवर्तन के फलस्वरूप ये क्ले में बदल जाता है। CLAY क्ले में बदल जाता है। CLAY क्ले, क्ले में बदल जाता है। एक प्रकार का चट्टान है, ये मिट्टी है, बताएंगे आगे, अभी चलेगा आगे ना। तो मिट्टी है, क्ले। तीसरा में लिखिएगा फेरोमैग्नीशियम। जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन हाँ थर्ड में फेरोमैग्नीशियम, जब सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आयरन और मैग्नीशियम से संयोजन करते हैं या मिलते हैं, जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन आयरन और मैग्नीशियम के साथ मिलते हैं, तब जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन
आयरन और मैग्नीशियम के साथ मिलते हैं तब फेरोमैग्नीशियम खनिज का निर्माण होता है। तब फेरोमैग्नीशियम खनिज का निर्माण होता है। फेरोमैग्नीशियम आसानी से अपरदित हो जाने वाला फेरोमैग्नीशियम आसानी से अपरदित हो जाने वाला खनिज है। आसानी से अपरदित फेरोमैग्नीशियम आसानी से अपरदित हो जाने वाला खनिज है। वैसा चट्टान जिनमें फेरोमैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है वैसा चट्टान जिसे फेरोमैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है वह विनिर्माण के लिए वहां सॉरी उस स्थान पे विनिर्माण के लिए उस स्थान पर जहां ये चट्टानें पाई जाती है उस स्थान पर विनिर्माण और आधारभूत संरचना के निर्माण में विनिर्माण और आधारभूत संरचना के निर्माण में आधारभूत संरचना के निर्माण के दृष्टिकोण से आधारभूत संरचना के निर्माण के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होता है। उपयुक्त नहीं होता है। देखिए यहां समझिए चीज को। जिस रॉक में जिस चट्टान में फेरोमैग्नीशियम खनिज पाया जाएगा इसका प्रकृति है इसकी प्रॉपर्टी है इसका गुण है कि इजिली इरोड हो जाता है। बहुत आसानी से क्या होता है ये अपरदित हो जाता है। जब बहुत आसानी से अपरदित हो जाएगा और जहां ये चट्टान मान लिया इस रीजन में इस तरह के चट्टान पाया जा रहा है हम यहाँ बड़े बड़े बांधों को निर्माण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पुल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग भवन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसलिए सिविल इंजीनियर जो होता है तो इन चट्टानों को क्या करता है पहले देखता है कि हाँ यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया या नहीं होगा, किस प्रकार का चट्टान है और इस चट्टान में किस प्रकार का खनिज है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चट्टान के अध्ययन से बहुत कुछ पता चलता है। तो ये चट्टान के निर्माण जिसमें फेरोमैग्नीशियम ज्यादा पाया जाएगा वो सुजोग उपलब्ध नहीं करवा पाएगा, सुदृढ़ भूमि उपलब्ध नहीं कर पाएगा। चूंकि यहाँ बड़े बड़े बांधों का निर्माण, बहुत बड़े सड़क पुल का निर्माण, बड़े भवन का निर्माण यहाँ वर्जित हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना? क्या कस के बोलिए। ये तो आगे टॉपिक में आ रहा है ना, इसमें ही तो चट्टान है। हम तो अभी बता रहे हैं कि जिस चट्टान में पाया जा रहा है, अभी हम थोड़े बता रहे हैं कि कहाँ पाया जा रहा है। जिस चट्टान में पाया जाएगा मतलब ये कंस्ट्रक्शन के दृष्टिकोण से ये योग्य नहीं है। ठीक है, तीसरा में लिखिएगा। अब ये तो तीनों हो गया ना, इसका तीनों हो गया सिलिकेट का। नेक्स्ट में कार्बोनेट का, कार्बोनेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ये तो पहला था। मिनरल समूह। कार्बोनेट खनिज समूह। ठीक है,
कार्बोनेट खनिज समूह या खनिज का कार्बोनेट वर्ग रासायनिक अपक्षय और अपरदन के लिए संवेदनशील होते हैं। मिनरल्स का कार्बोनेट समूह रासायनिक अपक्षय और अपरदन के लिए रासायनिक अपक्षय और अपरदन के लिए आर्द्र प्रदेशों में संवेदनशील होते हैं। क्या लिखें? अपरदन के अपक्षय और अपरदन के लिए आर्द्र प्रदेशों में अति संवेदनशील होते हैं। कैल्साइट इसका महत्वपूर्ण खनिज समूह है। कैल्साइट कैल्साइट इसका महत्वपूर्ण खनिज समूह है। चूना पत्थर और संगमरमर चूना पत्थर और संगमरमर जब अधिक कैल्साइट युक्त होते हैं जब अधिक कैल्साइट युक्त होते हैं ये सतही जल द्वारा सतही जल सरफेस वाटर सतही जल द्वारा कुरेद दिए जाते हैं। कुरेद या खरोच दिए जाते हैं। खरोच दिए जाते हैं। अतः यह भी आधारभूत संरचना भवन रोड के लिए उपयुक्त नहीं हो पाते। भवन रोड सुरंग भवन रोड सुरंग आदि के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो पाते। तीसरा लिखेंगे सल्फाइड मिनरल। सल्फाइड मिनरल्स इसमें लिखेंगे सल्फाइड खनिज मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट का था ना। हाँ, हाँ तो फेरो मैग्नीशियम भी अगर उस तरह का होगा तो वहां भी नहीं होगी ना। जो इजिली इरोजन जिसमें होता है, जो केमिकल बेदरिंग के लिए सुटेबल होता है,
वो तो डेफिनेटली वहां ज्यादा नहीं होगा। ऐसे तो किसी भी प्रकार का जितना भी तरह का चट्टान है पृथ्वी पे, वो उससे वंचित नहीं रह सकता। किससे? इरोजन और वेदरिंग से वंचित नहीं रह सकता। हाँ, लेट हो सकता है, रेसिस्टेंट मिनरल्स हो सकती है, प्रतिरोधकता क्षमता उसका ज्यादा हो सकता है उसका, लेकिन समय के अनुसार जब आप सोच सकते हैं, एक जल जो होता है पहाड़ के काट करके अपना रास्ता बना देती है। समय के अनुसार पहाड़ को अपर्दित करके एक गॉर्ज का निर्माण करता है, एक वी शेप वैली का निर्माण करता है, एक कैनियन का निर्माण कर देता है, जो कि 2000 मीटर डेप्थ का निर्माण कर देता है। तो फिर किसी भी प्रकार का रॉक इससे वंचित नहीं रह सकता। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम लोग? सल्फाइड। इसमें इसमें पायराइट, इसमें पायराइट्स, लोहा, सल्फाइड, आदि सम्मिलित है। जब ये सभी खनिज जब ये सभी खनिज जल तथा वायु के संपर्क में आते हैं, जब ये सभी खनिज जल तथा वायु के संपर्क में आते हैं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तब फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। लास्ट धातु खनिज में मीन्स मेटेलिक एलिमेंट्स, धात्वीय तत्व। क्या लिखना है? धात्वीय तत्व। मेटेलिक एलिमेंट्स। चौथा ये लिखाए थे ना, खनिज समूह का क्या लिखाए थे? धातु के ऑक्साइड लिखाए थे ना, तो यही है। हाँ, धातु के ऑक्साइड लिखेगा, या फिर वही है मेटेलिक एलिमेंट, बात वही है। इसमें आयरन, एल्युमिनियम तो मेटल है, मतलब मेटल जो है ना उसी से रिलेटेड उसका ऑक्साइड्स है। ठीक ना, तो लिखिए इसका आयरन, एल्युमिनियम, आयरन, एल्युमिनियम, ETC। जब ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आते हैं, जब ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आते हैं, तब ये धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। तब ये क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। लोहा को आप खुले हवा में छोड़ दीजिए, बहुत दिनों तक क्या होगा? जंग लगेगा ना। सेम प्रोसेस यहाँ होती है। वायुमंडलीय हवा के संपर्क में आता है। बस आज तक यही रहेगा। ठीक है ना, आज यहीं तक रखेंगे हम लोग, समय हो चुका है।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग कल परसों है ना, तो परसों हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन इसका क्या है, ठीक ना, क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी सिर्फ यही है, ठीक है। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये आपको पता है ना कि एसिड, हाँ